विभिन्न जिलों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों को राहत कार्यों की दी हिदायत। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने को कहा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 65.61% हुई। स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। बिहार में पिछले 24 घंटों में हुई भारी वर्षा से अधिकतर नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। नेपाल में स्थित नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है, जिसके कारण गंडक बराज से 4,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे 1-2 दिनों में बाढ़ की स्थिति और खराब होने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में कई नए इलाकों में पानी भर गया है। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य के 9 जिलों की 3 लाख से अधिक की आबादी पहले से ही बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। इस बीच मंगलवार को मौसम विभाग ने 7 जिलों सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, मुजफ्फरपुर, नालंदा और नवादा जिलों के लिए एक नया अलर्ट जारी करके वज्रपात और तेज बारिश की चेतावनी दी है और लोगों को सावधान रहने को कहा है। उधर पश्चिमी चंपारण जिले में पिछले 36 घंटों से हो रही लगातार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहां जिला प्रशासन माइकिंग करके ग्रामीणों को ऊंचाई वाली जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि नदी में 3.5 से 4 लाख क्यूसेक पानी छूटने की सूचना है, जिसके उपरांत आपके घरों में पानी आने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः आप अपने आवश्यक सामानों को सुरक्षित बांधकर ऊंचे स्थान पर रख लें और प्रशासन के द्वारा जैसे ही आपको सूचना दिया जाता है, आप तत्काल आवश्यक सामग्री के साथ प्रशासन द्वारा सूचित स्थान अथवा अपने ऊंचे शरण स्थल पर जगह ले सकें। धन्यवाद। जिले में नरकटियागंज की पंडई नदी और हड़बोड़ा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं रामनगर में मशान नदी उग्र रूप धारण कर चुकी है। इससे आधा दर्जन गांवों में कटान शुरू हो गई है। इससे यहां के लोगों में दहशत है। पूरा हालत खराब है। 3-4 गाँव इसमें पूरा लिफ्ट हो जाएगा अगर इस तरह काट दिया 20-25 फीट। और पहले हम लोग सूचित किए हैं सीओ साहब को, बीडीओ साहब को, सब लोगों को सूचित किया आया लोग। फिलहाल में थोड़ा काम हुआ बास पाइलिंग का, उस काम से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ गाइड बांध का मांग है सबका, हम लोगों का। गाइड बांध जब तक नहीं बनेगा तब तक ये परेशानी दूर होने वाली नहीं है। उधर पूर्वी चंपारण जिले में पिछले 72 घंटों में जिले में रुक रुक कर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के निचले हिस्सों में बारिश के पानी से हुए जलजमाव के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले के कई गांवों और पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिले में सबसे ज़्यादा बारिश रामगढ़वा प्रखंड में 210 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इधर मोतिहारी शहर में भी लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। नगर परिषद के अंतर्गत कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। इस कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सदर अस्पताल परिसर में भी पानी लगने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशान होना पड़ा। सहरसा के महिषी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध में कटाव हो रहा है, जिसके कारण कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। जो रोपा जो खेती किया वो भी जा रहा है, रहने के लिए भी वो भी नहीं है। कैसे दिएगा? आज 10 साल हो गया कटनिया को, बार बार यही हालात है। आता है 10 गो बोरा गिरा देता है, कोई अफसर आता है कहता है हम देखेंगे, हम कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, कर रहा है कुछ नहीं। गोपालगंज में गंडक बैराज का पानी आने का अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बाढ़ संभावित इलाकों की निगरानी करने और निचले इलाकों की आबादी को तटबंधों पर भेजने का निर्देश दिया है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि सड़की के अंदर, बांध के अंदर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। तो पिछले बार नहीं निकले भरने के बावजूद भी, और ऐसे बहुत सारे मकान भी पाए गए जिसमें कि 2 से 3 फीट पानी घुसा किनारे वाले एरिया में। तो इस बार अगर वो 1 लाख से ज़्यादा पानी और बढ़ता है तो हो सकता है कि उनके यहाँ 3 फीट की जगह 5 फीट पानी है। ऐसे सभी लोगों को बाहर आ जाना है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्रामीण जाग कर रात गुजार रहे हैं। बूढ़ी गंडक नदी सिकंदरपुर, रोसड़ा, लालबेगिया घाट और समस्तीपुर में बढ़ रही है। रोसड़ा और सिकंदरपुर में ये खतरे के निशान से ऊपर है।
महानंदा नदी ढेंगर घाट और झावा में खतरे के निशान से ऊपर है। कमला बलान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर है। गंडक नदी डुमरिया घाट और खड्डा में बढ़ रही है, जबकि बागमती नदी का जलस्तर ढेंग ब्रिज और रुन्नी सैदपुर में लगातार बढ़ रहा है। दोनों जगहों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बाढ़ पर ताजा जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर के पास। जी सलमान, बताइए क्या है ताजा जानकारी? अभी अभी आपदा प्रबंधन विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में कुल मिलाकर के तेज बारिश का अलर्ट जारी हो गया है और 9 जिलों में ये कहा गया है कि जो गंडक बैराज से हाई डिस्चार्ज हो रहा है। आज भी आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि आज सुबह 4,36,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है और इस वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जिले वो हैं बेतिया, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, ये सारे जो जिले हैं और जो गंडक या दूसरी नदियों के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने ये भी बताया है कि आज गंडक के पूरे प्रवाह क्षेत्र में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है लगभग हर जगह। कहीं कहीं जहां कम हुई है वहां भी 60 मिलीमीटर से कम कहीं नहीं हुई है। इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में हमें ये खदशा हो सकता है कि इन जिलों में स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सलमान हैदर, जो कि बाढ़ से जुड़ी तमाम ताज़ा जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल और गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को कहा है कि गंडक नदी के जलस्राव वाले क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे प्रभावित लोगों की सहायता पूरी तत्परता के साथ करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हटाए गए आबादी वाले क्षेत्रों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन चिन्हित हो तो उनके लिए अलग आपदा राहत केंद्र बनाकर सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे लोगों को सामान्य बाढ़ पीड़ितों से अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए परीक्षण संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करें। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालत को देखते हुए ऐसा किया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है। तात्कालिक उपायों के तहत केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार के अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध RT-PCR मशीनों को जिला अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाए। वहीं मध्यम अवधि के उपायों के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी प्रयोगशालाओं के प्रबंधन से कहा है कि वे 123 RT-PCR मशीनें खरीदें, जिससे उनकी प्रतिदिन की जांच की क्षमता 29,000 तक बढ़ जाएगी। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 125 स्वचालित RN मशीन खरीद रहा है। बिहार में आज से अनुमंडल स्तर पर कोरोना की जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही इलाज के लिए भी अनुमंडल स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब राज्य में जरूरत के आधार पर कोरोना की जांच करवाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा की किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि समर्पित कोविड अस्पतालों के अलावा भी कुछ चिन्हित अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग ब्लॉक स्थापित किए जा रहे हैं। टेस्टिंग अब टारगेट बेस्ड नहीं होकर अब ये डिमांड बेस्ड होगी, यानी अब जो भी सिम्टोमेटिक लोग जहां भी चाहेंगे अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में ये टेस्टिंग करा पाएंगे, करा सकेंगे। ये व्यवस्था आज सभी अनुमंडल अस्पतालों में प्रारंभ हो गई है और अब ये लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 18,741 हो गई है।
वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 65.61% है। उन्होंने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या 9,624 है। का रेट है वो 65.61% हो गया है और जो कोविड-19 के नए मामले आए हैं उसमें 431 ऐसे मामले हैं जो कल के जांच के आधार पर आए हैं और 678 ऐसे मामले हैं जो कल से पहले के जांच के आधार पर आए हैं और हमारे सिस्टम में उनका आंकड़ा दर्ज हुआ है। प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम ने कंटेनमेंट जोन की बेहतर निगरानी और सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। टीम ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता जताई है। केंद्रीय टीम ने राज्य में एंटीजन किट से जांच की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया है। टीम ने पटना और गया का दौरा किया। टीम के सदस्यों ने कंटेनमेंट जोन में भी जाकर हालात का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आई 3 सदस्यीय टीम ने पटना में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और इसकी रोकथाम के बारे में विस्तार से चर्चा की। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है। कार्यालय अवधि में बिहार के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर पर डायल करके मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने और वोटर कार्ड बनवाने संबंधी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने दूरदर्शन को बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान लोग घर बैठे मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर मतदाताओं को, निर्वाचकों को सहायता के लिए किया गया है कि अभी जैसे वर्तमान में रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है, माननीय निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने का, हटाने का या संशोधन का कोई काम चल रहा है, तो इसके लिए हेल्पलाइन है वही 1950 है। स्टेट स्तर पर SCC है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर DCC की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक बनने की अर्हता रखता है या किसी भी प्रकार से। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय स्वर्गीय टंडन 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। श्री टंडन के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़ी संख्या में राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्री टंडन के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 64वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कोचिंग योजना के तहत पटना के हज भवन में संचालित कोचिंग सेंटर में तैयारी करने वाले 160 में से 62 अभ्यर्थियों ने सफलता अर्जित की है। सरकार की यह योजना अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित कर रही है। रियासती हुकूमत के महकमा अक़लियती फलाह की जानिब से मौलाना मजहरुल हक अरबी और फ़ारसी यूनिवर्सिटी के ज़ेर निगरानी कोचिंग एंड गाइडेंस सेल कायम किया गया है, जिसके तहत हज भवन पटना में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को दाखिला टेस्ट की बुनियाद पर मुफ्त रिहायशी कोचिंग की सहूलियत मुहैया कराई जाती है। BPSC के 64वें मुकाबले जाती मेंस इम्तिहान में इस कोचिंग सेंटर से इस्तेफादा करने वाले 160 में से 62 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जिसमें 17 लड़कियां शामिल हैं। 160 उम्मीदवारों में 97 ऐसे उम्मीदवार थे जो हज भवन कोचिंग से इस्तेफादा करके PT में कामयाब हुए थे। मेंस इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारों के लिए ऐसी कोचिंग मंसूबे के तहत अब इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू हो गई है। बिहार रियासती हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेंस इम्तिहान में कामयाब 79 अक़लियत तबके के उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें 22 लड़कियां शामिल हैं। इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी गई है। BPSC के जरिए 64वीं मेंस मुकाबला जाती इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हज भवन के शोबे कोचिंग व गाइडेंस से इस्तेफादा करने वाले तलबा और तालिबात ने इसमें कामयाबी हासिल की है। अक़लियत की फलाह की सिमत में ये कोचिंग मंसूबा।
और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश के विभिन्न जिलों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों को राहत कार्यों की दी हिदायत। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने को कहा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 65.61% हुई।